हिंदुस्तान यूनिलीवर जब भारत आया तो उन्हें दिखाई दिया कि बाहर के देशों में लोग बहुत गोरे हुआ करते हैं और इंडिया में स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ करता है या हम थोड़े से डार्क स्किन हुआ करते हैं इंडियंस। तो उन्हें यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दी कि इंडियंस को उनके कलर के लिए बहुत ज़्यादा बोलना चालू करो कि वो बहुत डार्क हैं, वो और गोरे हो सकते हैं और एक इनसिक्योरिटी इंडियंस में पैदा करो। और ये ब्रांड्स ये करने में बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे दोस्तों। इन्होंने अपना सबसे अच्छी कंपनी लॉन्च करी फेयर एंड लवली, जिसने करीब 45 ईयर से इंडिया के मार्केट्स में काफ़ी बड़ा एक कवर किया मार्केट को और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इस ब्रांड को खरीदते रहे गोरे बनने के लिए। और इसका इस्तेमाल और कुछ इंडियन ब्रांड्स ने भी किया, जैसे कि इमामी हो गया और कई सारे फेयरनेस ब्रांड्स। तो इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रांड्स ने हमें सालों से बेवकूफ़ बनाया और कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और इमामी के बीच में एक ब्रांड फाइट भी हुई इन कुछ प्रोडक्ट्स को लेके। तो आइए इस वीडियो को हम डिटेल में शुरू करते हैं। बदल दे दुनिया आपकी नए फेयर एंड लवली का 4 स्टेप एक्शन। और कितनी गाली खाएंगे आप? मेरा मेकअप कीजिए, मुझे स्टार बनाइए। खूबसूरती हमेशा। तो दोस्तों ये ऐड तो आपने जरूर ही सुना होगा क्योंकि इंडिया के घरों में काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है आज की डेट में भी। तो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर की एंट्री इंडिया में हुई अराउंड 1940s के टाइम में, हमने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है। डालडा के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में एंटर हुआ था और किस तरह से ये इतना बड़ा ब्रांड बना। तो इंडिया में आने के बाद उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट अपने बनाने चालू कर दिए। आप अपना जो सुबह का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आप जो क्रीम यूज़ किया करते हैं, जो भी आप खाने की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं, आज की डेट में 98% घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं और करीब उसकी संख्या 135 करोड़ भारतीय आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज़ करता है। जब वो भारत में आए तो उन्हें कुछ और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि फीमेल्स कुछ चीज़ें नहीं खरीदा करती हैं। भारत में हमेशा मेल्स ही प्रोडक्ट बाई किया करते हैं। बाहर के देशों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे 1950-60 के आसपास, लेकिन इंडियंस हमेशा मुल्तानी मिट्टी और पुराने जो हमारे आयुर्वेदिक चीज़ें थे उसे ही यूज़ करते थे और कलर का यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस पहले तो हुआ नहीं करता था। ये अंग्रेजों ने कहा कि मेंटेलिटी यहाँ पे डाली। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रांड्स ने सोचा कि इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया जा सकता है और 1975 में इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया फेयर एंड लवली। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जब भारत में ऑपरेट कर रहा था तो उन्हें काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इंडियंस को उनके कलर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है और उनको फेयर प्रोडक्ट दिया जा सकता है। अब ये चीज़ समझ में आने के बाद उनको सबसे पहला काम ये करना था कि यहाँ पे इंडियंस को डिस्करेज करना था। उनको ये बताना था कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो, आप अच्छे नहीं दिख सकते हो, आपकी शादी नहीं होगी। ये सब टाइप के एडवर्टीजमेंट अब इस कंपनी को काम करना था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सबसे पहला फेयरनेस क्रीम इन्होंने ही चालू किया, लेकिन इसके पहले अफगान स्नो नाम का सबसे पहला फेयरनेस क्रीम 1919 में शुरू हुआ था अफगान के किंग के नाम पे, लेकिन वो प्रोडक्ट उतना पॉपुलर नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरी प्लानिंग कर रही थी और उन्होंने जब सबसे पहले 1975 में यहाँ पे फेयरनेस क्रीम इंडिया में लॉन्च किया फेयर एंड लवली के नाम से, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट्स बनाए। वहाँ पे ये दिखाया गया कि जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनकी स्किन डार्क है, वो गोरी नहीं है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको कोई घर में सपोर्ट नहीं किया करता है, उनको हर जगह से भेज दिया जाता है। और लेकिन जब उसने फेयर एंड लवली यूज़ किया तो वो काफ़ी गोरी हो गई और उसको हर जगह रिस्पेक्ट मिलने लगी और सब कोई उससे अट्रैक्ट होने लगा। कुछ इस टाइप की मेंटेलिटी हमारे अंदर डाली गई थी। आप अगर इस बात से एग्री होते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में जरूर लिखिएगा। ये ब्रांड रातों रात सक्सेसफुल हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली इन्होंने इंडियंस के माइंड में एक चीज़ डाल दिया कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं दिखते हो। और इंडियंस का अगर हम ओवरऑल बात करें तो 80% जो हम इंडियंस की स्किन है हमारी डार्क स्किन ही हुआ करती है। तो इसके बाद ये ब्रांड कई सारे एडवर्टीजमेंट लॉन्च करने लगा और यहाँ पे ये बार बार इंडियन की उस इनसिक्योरिटी को टच करने लगा जो कि इन्होंने ही क्रिएट करी थी। कोई इनसिक्योरिटी की तो चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि जो हम जिस ज्योग्राफी में रहा करते हैं उस तरह का हमारा कलर हुआ करता है। ये बात हमें बहुत ईजिली समझ जानी चाहिए। कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहा करते हैं जो 1994 में जो सुष्मिता सेन और यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो अवार्ड जीता था मिस वर्ल्ड का, वो भी इसलिए जिताया गया था कि इंडियंस को और ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट किया जाए कि वो और ज़्यादा गोरे दिख सकते हैं और यहाँ पे इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केट और ज़्यादा बिल्ड किया जा सकता है। ये कुछ स्टडीज़ कहा करते हैं लेकिन इस पर कोई रियल फैक्ट नहीं है।
तो इसके बाद दोस्तों ऐश्वर्या राय ने और कई सारी एक्ट्रेस ने यहाँ पे एंडोर्स करना चालू किया। अब यहाँ पे इन्होंने उन्हीं से एंडोर्स करवाना चालू किया जो उस कंट्री के लोग थे। जैसे कि इंडिया में इन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से एंडोर्स कराया इन प्रोडक्ट्स को, बांग्लादेश में उन्होंने माहिरा सेन से एंडोर्स कराया। इस तरह से जितने इस टाइप के कंट्रीज थे जहाँ पे थोड़ी सी डार्क स्किन हुआ करती है, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जितने इधर की कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज में टारगेट किया गया और वहां की बड़ी फीमेल एक्ट्रेसेस से इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराना चालू किया ताकि वहां पे जो लड़कियां हैं उनके माइंड में ये चीजें इंजेक्ट की जा सके। तो दोस्तों यहीं पे एक और इंडियन प्लेयर भी सामने आता है जो कि फेयरनेस क्रीम को काफी ज्यादा पॉपुलराइज कर देता है। तो हम बात करने जा रहे हैं इमामी ब्रांड के बारे में। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, इनको कॉपी करने का बहुत शौक था और शायद इन्होंने अपना नाम भी कॉपी कर लिया था। एक दोस्त का नाम था राधेश्याम अग्रवाल और दूसरे दोस्त का नाम था राधेश्याम गोयनका। तो हम यहाँ पे अग्रवाल और गोयनका के नाम से इन दोनों लोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों दोस्तों ने कई सारे बिजनेसेस करने का सोचा और जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया इंडिया में तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये मार्जिन नहीं बचा पा रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया उसमें वो लॉसेस फेस करते थे और उसके बाद इन्हें बिजनेस बंद करना पड़ता था। और यहाँ पे गोयनका के फादर से भी इन्होंने कई बार पैसे लिए और वो पैसे डूब गए। फिर इसके बाद इन दोनों ने जॉब ज्वाइन कर लिया क्योंकि पैसे थे नहीं इनके पास और इन्होंने बिरला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कुछ टाइम काम करने के बाद इन्हें फिर रियलाइज हुआ कि इनके मन में तो बिजनेस ही चला करता है। तो फिर इन्होंने वो काम छोड़ा और बिजनेस में फिर दोबारा हाथ आजमाना चालू कर दिया। अब जब ये दोबारा बिजनेस में आए तो इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि इंडिया का जो कॉस्मेटिक मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं। जैसे कि उस समय हम फेयर एंड लवली की बात कर रहे हैं, तो इमामी जब इंडिया के मार्केट में आया तो उसने कई बड़ी चीजें ऑब्जर्व करी कि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनकी पैकेजिंग थोड़ी अलग है। इंडियन ब्रांड्स को लोग इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उनकी पैकेजिंग थोड़ी सिंपल है। तो इमामी ने यहाँ पे अपनी पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज करी और उसको थोड़ा सा फॉरेन ब्रांड जैसा बनाया। तो अब ये मार्केट में इंस्टेंट हिट साबित हो गया। अब इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे क्योंकि जो फॉरेन ब्रांड्स हुआ करते थे उनको टैक्सेस देना पड़ता था फॉरेन से आने का, और जो इंडियन ब्रांड्स होते थे उनको उतना ज़्यादा टैक्सेस नहीं देना हुआ करता था। तो यहाँ पे इमामी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था और इमामी अपने जो भी डीलर्स हुआ करते थे उनको ज़्यादा मार्जिन दिया करती थी क्योंकि इमामी को प्रॉफिट ज़्यादा बनता था। अब जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी इमामी की बढ़ती गई, इमामी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दोस्तों हमने एक प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, बोरोलिन के बारे में, जो हम सब बहुत जाना करते हैं। जीडी गोयनका जी ने इसे स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है। इमामी को कॉपी करने का बड़ा शौक था तो इन्होंने यहाँ पे अपना बोरो प्लस लॉन्च कर दिया जो कि मार्केट में काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। लेकिन इमामी यहीं पे नहीं रुका, इसने कॉपी करना भी छोड़ा नहीं, अभी तो इसने शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वैसलीन लॉन्च किया तो इन्होंने वैसोकेयर लॉन्च कर दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लॉन्च किया तो इमामी ने इमामी कोल्ड क्रीम लॉन्च कर दिया। HUL ने जब कंफर्ट लॉन्च किया तो इन्होंने शीज कंफर्ट लॉन्च कर दिया। तो अब ये पूरी तरह से मार्केट में ऐसा दिखने लगा कि ये पूरी तरह से कॉपी कैट बन गए हैं। लेकिन दोस्तों कहानी तो अभी शुरुआत हुई थी, यहाँ पे अभी और प्रोडक्ट कॉपी करना बचा था इमामी को। जब फेयर एंड लवली काफ़ी पॉपुलर हो चुका था हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो इन्होंने गैप देखा कि मेंस के भी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मार्केट खाली है। तो इन्होंने सबसे पहला मेंस फेयरनेस क्रीम इंडिया में लॉन्च किया, फेयर एंड हैंडसम, जो कि रातों रात काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हो गया। अब इसको भी इन्होंने पॉपुलर करने के लिए कई बड़े लोगों को लेके आए। शाहरुख खान को इन्होंने अपना ब्रांड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करने के लिए ले आया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी जो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना कि हमें बाहर के ब्रांड्स और कुछ बड़े ब्रांड्स आके लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटीज उनको काफी ज्यादा एंडोर्स कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सारे बड़े ब्रांड्स मिलके फेयरनेस के नाम पे इंडियंस को लूटना चालू कर चुके थे। सब अपने अपने स्किन टोन्स यहाँ पे बनाने लगे कि आप आज ऐसा दिखते हैं, कल आप इससे ज़्यादा फेयर दिखेंगे, परसों आप इससे ज़्यादा फेयर दिखेंगे। अब ये लोग अपना बैठ के कंपेयर करने लगे स्किन से लेके कि अभी तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा गोरा हो गया। दोस्तों इस तरह की एक मेंटालिटी समय के साथ बहुत ज़्यादा इंडिया में बनाई गई। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले के ही एक्टर्स करते थे, ये आज के भी एक्टर्स ये बहुत ज़्यादा एंडोर्स करते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट को। दोस्तों ये कहानी शुरू हुई थी ऐश्वर्या राय के ब्रांड एंडोर्समेंट से लेके उसके बाद यहाँ पे जूही चावला, यामी गौतम आज की डेट में एंडोर्स कर रही हैं इन फेयरनेस क्रीम्स को। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम, इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे इन ब्रांड्स को एंडोर्स किया करते हैं ताकि इंडियंस इनके प्रोडक्ट्स बाई करें। तो दोस्तों आप क्या ये मानते हैं कि ये सचमुच में एक सेलिब्रिटी हैं? क्योंकि जो हमारा स्किन टाइप है वो तो हमें भगवान ने दिया है ना, और वही हमारा नेचर हमेशा से रहेगा, तो क्यों उसको चेंज करना?
तो ये इसको आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि ये सेलिब्रिटीज यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये चीजें बहुत दिन तो नहीं चलने वाली थी। तो जब दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन चालू हुआ तो इन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा लोगों ने सुनाना चालू कर दिया, और ब्रांड्स को ये चीज जब रियलाइज हुआ कि अब हम फेयरनेस बोल के मार्केट में नहीं चल पाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि अब इसको नाम बदल दिया जाए। तो अब फेयर एंड लवली हो गया पूरी तरह से ग्लो एंड लवली, और आपको ब्रांड बिल्कुल दूसरे तरीके से वही प्रोडक्ट फिर से बेचना चालू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब मेंस वाला भी पूरी कैटेगरी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसका नाम बदल के यहाँ पे ग्लो एंड हैंडसम कर दिया। लेकिन यहाँ पे डाबर ने भी अपना नाम ग्लो एंड हैंडसम कर दिया। अब यहाँ पे ब्रांड फाइट चालू होती है। अब दोस्तों इतने सालों से ब्रांड नेम दोनों अपने अपने बनाते जा रहे थे। तो दोस्तों जब डाबर ने यहाँ पे केस फाइल कर दिया यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर कि हमने अपना डिजिटली ये कैंपेन चालू कर दिया है ग्लो एंड हैंडसम का, तो क्यों हिंदुस्तान यूनिलीवर इस नाम को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट एग्जामिन करती है तो समझ में आता है कि 2018 में ही यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्लो एंड हैंडसम के नाम को रजिस्टर कर दिया था, और वहीं जो इमामी थी उसने 2020 में जाके यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क लिया था ग्लो एंड हैंडसम का। तो ओवरऑल चीजें जो समझ में आई कि अभी तक जो इमामी थी उसने कोई प्रोडक्शन भी नहीं चालू किया था इन प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर थी वो अपने प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में तो आ चुकी थी। तो ये पूरी तरह से फैसला यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हक में गया, और इमामी को यहाँ पे रोक दिया गया कि वो ये नाम नहीं यूज कर सकती है। तो दोस्तों इतने सारे यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट्स कॉपी किए, लेकिन अंत में जो प्रोडक्ट जीता वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेकिन दोस्तों हमारा सवाल अभी भी वहीं पे है कि क्या ये चीजें फेयर है कि आप फेयरनेस के नाम पे आप प्रोडक्ट अपना बेचिए और सेलिब्रिटी उसे एंडोर्स करें, क्योंकि कंज्यूमर बहुत सीधा होता है माइंड से। क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे चेक नहीं लगाना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा ने भी ये माना कि अपने यंग एज में मैंने कुछ ऐसे फेयरनेस प्रोडक्ट्स को एंडोर्स किया था जो कि सही नहीं थे, तो उसने ये चीज अपने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे से गलती हुई थी। तो क्या बाकी सेलिब्रिटीज को भी ये समझना चाहिए कि आप उन प्रोडक्ट्स को न एंडोर्स करिए जिसका कोई यूज नहीं बनता है, जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं बनती है। इन फेयरनेस क्रीम को यूज करके आपको बॉडी पे रैशेज होते हैं, आपको बॉडी पे डिजीजेस होते हैं, ये कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था सबके लिए, और यहाँ पे हमारे माइंड की साइकोलॉजी यूज की गई कि हमारे उन पॉइंट्स को, पेन पॉइंट्स को टच किया जाए जहाँ पे हम थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं। तो गोरे काले का डिफरेंस अंग्रेजों ने डाला था हमारे माइंड में, और उसको यहाँ पे कैश किसने किया, इन कंपनीज ने। दोस्तों यहाँ पे यही एक आईना आपको दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आप कमेंट ऑप्शन में अपना भी व्यू लिख के बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।